हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल पर जाके लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाई इज प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे हम एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करते हैं, ऐसे कंटेनर में क्यों स्टोर करते हैं जिसमें कि कोई मॉइस्चर ना हो। तो हमें पता है कि जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के संग अगर उसे कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में। और जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वही रीज़न है यहाँ पर भी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। यहाँ पे कंटेनर होगा बिकॉज इफ पीओपी दैट इज की प्लास्टर ऑफ पेरिस कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ मॉइस्चर इट विल टर्न इनटू जिप्सम। क्योंकि अगर मॉइस्चर वाले कंटेनर में हम रखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो ये क्या करेगा, वाटर को अपने साथ कंबाइन करने लगेगा। और जैसे जैसे वाटर और पीओपी का रिएक्शन होगा, ये धीरे धीरे जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को सही रखने के लिए हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसे स्टोर करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What do you mean by neutralization reaction? When acid and base react with each other to give salt and water, this is known as neutralization reaction. तो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्या है कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनता है, इस पूरे रिएक्शन को ही कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, NaOH जो कि है एक बेस और HCl जो कि एसिड। तो यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। याद रखना है कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो यही है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why don't we keep sour substances in brass and copper vessels? कि जो ब्रास एंड कॉपर के वेसल्स होते हैं उसमें हम सॉर सब्सटेंसेस को क्यों नहीं रखते हैं। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो कर्ड रहता है उसे हम क्यों नहीं रखते हैं ब्रास एंड कॉपर के वेसल्स में। तो याद रखना कि जितने भी सॉर सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे वो कर्ड हो चाहे कोई भी खट्टी चीज़ें हो, उनमें क्या होता है, एसिड्स रहता है। और ये जो ब्रास एंड कॉपर के वेसल्स हैं ये मेटल्स हैं। तो हमें ये भी पता है कि जो मेटल्स हैं और जो एसिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस भी बनता है। तो इसीलिए अगर हम सॉल्ट सब्सटेंसेस को मेटेलिक वेसल्स में रखेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगा और जो कंटेनर है वो कॉरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक तरह से जो चीज़ हम जो वहाँ पे हम अपनी सॉल्ट सब्सटेंसेस को भी रख रहे हैं वो भी ख़राब हो जाएगा और वो पॉइजनस भी हो सकता है, खाने के लायक नहीं रहेगा। तो ये दोनों रीज़न है जिससे कि हम लोग सॉल्ट सब्सटेंसेस को ब्रास एंड कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते हैं। क्योंकि एक तो हमारा जो ब्रास एंड कॉपर के वेसल्स है वो भी ख़राब होंगे और जो खाने की चीज़ें हम रखेंगे वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, सॉल्ट सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सो इफ सॉल्ट सब्सटेंसेस आर केप्ट इन मेटेलिक वेसल्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कंटेनर विल कोरेटेड। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये एग्जाम में आता है। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। जितने भी यहाँ पे एसिड्स के नाम हैं उनके कुछ नेचुरल सोर्सेज, मतलब कहाँ पे मिलते हैं ये नेचुरली, उनके नाम बताना है हमें।
तो सबसे पहला आपका है साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड द लास्ट इज टार्टरिक एसिड। ये चारों एसिड्स के नेचुरल सोर्स बताने हैं हमें। तो आंसर देखते हैं। साइट्रिक एसिड हमें मिलता है लेमन, ऑरेंज, इन सब चीज़ में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। ऑक्सैलिक एसिड हो गया टोमेटोज एंड गुआवा, लैक्टिक एसिड हो गया यहाँ पे कर्ड और सॉर मिल्क भी कह सकते हैं, और टार्टरिक एसिड मिलता है हमें टैमरिन में। तो ये हो गए इनके ये सारे एसिड्स के नेचुरल सोर्सेज। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does the sting cause pain and irritation? Why does the bee sting cause pain and irritation? Rubbing of baking soda on the sting area gives relief. How? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जब भी बी स्टिंग, अगर हमें कोई मधुमक्खी डंक मारती है तो काफ़ी पेन और इरिटेशन होता है, और जहाँ पे हमें पेन और इरिटेशन हो रहा है अगर हम वहाँ पे बेकिंग सोडा को रब करते हैं तो हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो कैसे मिलता है ये रिलीफ, और हमें इरिटेशन क्यों होता है अगर हमें कोई मधुमक्खी स्टिंग कर लेती है, डंक मार लेती है? तो इसका आंसर क्या है? बी स्टिंग कॉजेज पेन एंड इरिटेशन ड्यू टू फॉर्मिक एसिड इन इट। जब भी हमें कोई बी स्टिंग काट लेती है, डंक मार लेती है, तो क्या होता है? पेन एंड इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि जब वो डंक मारती है तो उसके अंदर का फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन में जाता है, और जैसे ये फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन में गया हमें काफ़ी पेन और इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। इस केस में हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा को रब करते हैं स्टिंग वाले एरिया में, और हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का है, और बेसिक नेचर होने की वजह से जो ये फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन में गया है बी स्टिंग करने के बाद, उसे ये बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद हमें काफ़ी रिलीफ फील होता है। तो ये है आपका रीज़न। इसे लिखेंगे कैसे हम? बी स्टिंग कॉजेज पेन एंड इरिटेशन ड्यू टू फॉर्मिक एसिड इन इट। रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव्स रिलीफ बिकॉज इट न्यूट्रलाइजेस फॉर्मिक एसिड। तो याद रखना है कि कभी भी हमें कोई चींटी भी काटती है तो हमें काफ़ी पेन होता है, उस जगह पे अगर हम बेकिंग सोडा भी रब करेंगे तो वहाँ पे भी हमें रिलीफ होगा, क्योंकि जो बी काट लेती है या फिर हमें कोई चींटी भी काट लेती है तो उसमें से जो एसिड है वो हमारे स्किन में जाता है, और हम जब बेकिंग सोडा को रब करते हैं जो कि बेसिक नेचर का है, तो ये क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें रिलीफ फील होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे।